हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद और आज चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू पे। दोस्तों, यह अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्राय प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं हमारे चैनल के जितने भी सदस्य हैं उनमें से बहुतों सदस्यों ने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में आसानी होगी और विषय को समझने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक नए टॉपिक बायोलॉजी का टॉपिक है टिश्यू, जिसे औतकी कहा जाता है। दोस्तों, इस औतकी को जो है साइंस में यानी विज्ञान में इस औतकी के लिए हमारे लिए एक शाखा ही बनाई गई है। उस शाखा को जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इसका एक और नाम ऊतक भी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, टिश्यू के खोजकर्ता कौन थे, तो टिश्यू के खोजकर्ता बिचट साहब जो थे टिश्यू के खोजकर्ता थे, जबकि मार्सेलो मालपिगी को फादर ऑफ टिश्यू या फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। मालपिगी मार्सेलो मालपिगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं कि टिश्यू किसे कहा जाता है। टिश्यू आखिर ऊतक होते क्या है, तो दोस्तों, कोशिकाओं का वैसा समूह जो रचना, उत्पत्ति या कार्य जो विशिष्ट कार्य को संपादित करता है ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे टिश्यू इज द collection of similar cell which performed a specific फंक्शन। दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। और हिंदी में कहा जाता है कि कोशिकाओं का वैसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना और कार्य में जो विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं उसे ऊतक कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि औतकी यानी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और उसके कौन कौन से अंग भाग हैं। दोस्तों, तो कोशिका ऊतक दोस्तों, ये दो प्रकार हैं। एक है पादप ऊतक और दूसरे हैं जंतु ऊतक। पादप ऊतक में 3 प्रकार हैं दोस्तों। एक है दो ही प्रकार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे हैं
परमानेंट टिश्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसे हिंदी में विभाज्योतक, उत्तक और उसे अस्थायी उत्तक, और इसे अस्थायी उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। एक है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और नेक्स्ट है तीसरा इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों एम से मेरिस्टेमेटिक T4 टिश्यू। उसी तरह परमानेंट टिश्यू को, उसी तरह दोस्तों तो उत्तक 2 प्रकार है, एक है पादप और दूसरे हैं जंतु। जंतु को हम बाद में देखेंगे, पहले पादप को समझ लेते हैं कि पादप उत्तक जो है 2 प्रकार से 2 भागों में बटे हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभाज्योतक उत्तक जो है कहा जाता है, और दूसरा परमानेंट टिश्यू जिसे अस्थायी उत्तक कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतक उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, लेटरल, एपिकल और इंटरकेलरी, ठीक। तथा परमानेंट टिश्यू को जो है बांटा गया है 3 भागों में, जिसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। पैरेन्काइमा को मृदु उत्तक, कोलेन्काइमा को स्थूल कोण उत्तक, एस्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ उत्तक और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जटिल अस्थायी उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतक उत्तक। दोस्तों ये पौधे के उस कोशिका में पाए जाते हैं जिनमें विभाजन की सर्वाधिक संभावना होती है। दोस्तों विभाज्योतक उत्तक यानी पौधे के उस कोशिका में पाए जाते हैं जिसमें विभाजन की सर्वाधिक संभावना होती है, तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योतक उत्तक कहलाता है। दोस्तों ये यानी कि विभाज्योतक उत्तक ये पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होती है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। दोस्तों इसी का आते हैं नेक्स्ट जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको समझेंगे दोस्तों। ये पौधे के शीर्ष, जड़, तना, शाखा, पत्तियों में पाई जाती है। ये पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। ये पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी है और इसकी
पादपों में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। दोस्तों समझिएगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होते हैं, इसका नाम है शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक, यानी कि ये पौधे के जड़, तना, शाखा, पत्तियों इत्यादि में पाई जाती है। ये पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी है और इसकी पादपों में वृद्धि, यानी कि इससे जो पादपों में वृद्धि होती है उसे प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो है पौधों में किसके कारण होते हैं, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक के कारण जो है पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आइए इसको देखते हैं। दूसरा नंबर, ये तो था पहला, दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों ये पौधे के जड़, तना, शाखा, पत्तियों के पार्श्व भागों के कोशिकाओं में पार्श्व भागों की कोशिकाओं में पाई जाती है इनके सेल जो है आइसोडर्मेटिक समव्यापी होते हैं। इसके सेल जो है आइसोडर्मेटिक समव्यापी होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधे के जड़, तना, शाखा, पत्तियों के पार्श्व भागों में कोशिकाओं में पाई जाती है। इनके कोशिका आइसोडर्मेटिक समव्यापी होते हैं। ये पौधे की मोटाई के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी पौधे की मोटाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यह प्राय क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में कि पौधे की मोटाई के लिए कौन जिम्मेदार उत्तक है। दोस्तों ये परीक्षा में पूछे गए हैं कि पौधे की मोटाई के लिए कौन जिम्मेदार उत्तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि पार्श्व विभाजोत्तक जो है पौधे की मोटाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी में आते हैं दोस्तों पौधे, प्रत्येक पौधे में जो है एक वर्ष के उपरांत एक वार्षिक वलय बनता है। उस वार्षिक वलय को जो है कैम्बियम, उस वार्षिक वलय को कैम्बियम कहा जाता है। जब पौधे की आयु ज्ञात करनी होती है तो यही वार्षिक वलय या कैम्बियम को गिनकर पौधे की आयु लगाई जाती है। ऐसे पौधे की आयु, लकड़ियों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन
14 पद्धति से भी लकड़ियों की आयु को ज्ञात किया जाता है तथा पृथ्वी की आयु दोस्तों, पृथ्वी की आयु यूरेनियम 235, पृथ्वी की आयु यूरेनियम 235 के द्वारा जो है निकाला जाता है। और पौधे की आयु ज्ञात करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधे की आयु ज्ञात करने वाले विज्ञान को डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पौधे की आयु ज्ञात करने वाले विज्ञान को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरे पर, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंतर्वेशी विभाजोत्तक उत्तक। तीसरा है दोस्तों दोस्तों ये पौधे की जड़ ये पौधे की जड़, तना, शाखा इत्यादि के जो नोट्स पे यानी कि गांठों पे पाई जाती है, गांठों पे पाई जाती है, जिसके कारण आंधी तूफान इत्यादि में ये जो है सो झुक जाते हैं परंतु टूटते नहीं। यानी कि इस पर जो है एक मोटी परत जो है सेलुलोज की चढ़ी होती है पौधों में, जिसके कारण यह जो है आंधी तूफान में झुक जाती है परंतु टूटती नहीं है। दोस्तों इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी अंतर्वेशी विभाजोत्तक में क्या होते हैं कि ये तो गांठों में पाई जाती है, ये उत्तक पौधे के जड़, तना, शाखा इत्यादि पत्तियों के गांठों में पाई जाती है। इसकी सहायता से पौधे में फल, फूल, शाखा इत्यादि में वृद्धि होता है। इसकी वृद्धि को द्वितीय वृद्धि कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ किसको कहा जाता है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी अंतर्वेशी विभाजोत्तक उत्तक को जो है सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोस्तों कि परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट जो है परमानेंट टिश्यू जो अस्थायी उत्तक है उसके कौन कौन से प्रकार है? दोस्तों उसके प्रकार में पैरेन्काइमा। दोस्तों नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। दोस्तों ये पादपों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, यानी परमानेंट टिश्यू ये पादपों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है तथा उसके काष्ठीय उड्डी होने के लिए जाना जाता है, यानी कि यह जो है अस्थायी उत्तक के कारण ही पादप जो है उड्डी काष्ठीय होते हैं। इसके प्रकार में सबसे पहले आते हैं स्मॉल ए में देखेंगे दोस्तों पैरेन्काइमा, जिसे कहा गया है मृदुक उत्तक। इसे मृदुक उत्तक कहा गया है। दोस्तों ये उत्तक
ये उत्तक प्राय मृत पदार्थ से बने होते हैं। ये उत्तक प्राय मृत पदार्थ से बने होते हैं। इससे इसका छाल बनता है। इससे इसका छाल बनता है। जब यह उत्तक पत्तियों में पाई जाती है तो पत्तियों में पाई जाती है तो इसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। जब यह पत्तियों में पाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। तथा जब यह जलीय पौधे में पाई जाती है तो उसे एरेनकाइमा कहा जाता है। दोस्तों एरेनकाइमा के कारण ही जलीय पादप के डंठल पत्तियां पानी में तैरते रहते हैं। दोस्तों एरेनकाइमा के कारण ही जलीय पादपों के डंठल पत्तियां पानी में तैरते हैं। जैसे कमल के डंठल और जलकुंभी जो है पानी में तैरते रहते हैं। किसके कारण? तो एरेनकाइमा के कारण ही तैरते रहते हैं। जबकि क्लोरेनकाइमा के कारण जलीय पौधे में उसे ये तो है, इसके कारण जो है इसका छाल बनता है और ये जब पत्तियों में पाई जाती है तो उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। दोस्तों इसके क्या कार्य हैं? तो इसके कार्य में जो जगह है उसी में देखते हैं। कार्य में ये पादपों में बने बेकार पदार्थ का निष्कासन करता है। बेकार पदार्थ का निष्कासन करता है। जैसे गोंद, रेजिन, हिंग इत्यादि। यानी एरेनकाइमा में जो बेकार पदार्थ होते हैं उसका ये जो है निष्कासन करता है। इसी से जैसे गोंद, रेजिन और हिंग जो है इसी के उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक।
स्थूल कोण उत्तक कौन कौन है? नेक्स्ट है दोस्तों कोलेरेंकाइमा, स्थूल कोण उत्तक। दोस्तों ये पादपों के उन कोशिकाओं में पाई जाती है, उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनके संधि स्थल पर कार्बोहाइड्रेट की एक मोटी परत जमी रहती है। कार्बोहाइड्रेट की एक मोटी परत जो है चढ़ी होती है, जिसके कारण जो है जब भी कभी जो है आंधी तूफान आते हैं तो उसमें कोलेरेंकाइमा के कारण जो है पौधे की तनाई शाखाएं जो है झुक जाती है, परंतु टूटती नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है स्क्लेरेंकाइमा। चौथा क्या है? स्क्लेरेंकाइमा। इससे सवाल पूछे हैं कि किसके कारण, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस उत्तक के कारण जो है पेड़ पौधे में जो आंधी तूफान में जो है पत्तियां जो उसकी शाखाएं नहीं टूटते हैं। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? कोलेरेंकाइमा के कारण, स्थूल कोण उत्तक के कारण जो है आंधी तूफान में पेड़ पौधे की शाखाएं जो है पत्तियां जो है टूटती नहीं है, झुक के फिर अपनी जगह पे यथावत सही हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा डेड उत्तक। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्लेरेंकाइमा। दोस्तों ये पौधे के उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें सेलुलोज की मोटी परत होती है, जो पौधे को यांत्रिक मजबूती के साथ साथ अधिक काष्ठीय बनाता है। इसी के एग्जाम्पल में आ जाएंगे सागवान का पेड़, सखुआ का पेड़, उसके बाद आम जामुन इत्यादि। दोस्तों ये पौधे की उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनमें सेलुलोज की एक मोटी परत होती है, जो पौधे में यांत्रिक मजबूती के साथ साथ जो है उन्हें अधिक काष्ठीय
उड्डी होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वह स्क्लेरेनकाइमा द्वीप ऊतक के कारण ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आइए इसको देखते हैं। इसको हिंदी में जटिल अस्थाई ऊतक कहा जाता है। जटिल अस्थाई ऊतक इसे कहा जाता है। दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होते हैं जाइलम। जाइलम को हिंदी में जाइलम ही कहा जाता है। दोस्तों ये ऊतक पौधे की जड़ों में पाई जाती है, जड़ों में पाई जाती है, जिससे 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 पौधे को जल, खनिज, लवण इत्यादि जो है पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों जाइलम ये ऊतक पौधे के जड़ों में पाई जाती है, जिससे पौधे को जल, खनिज लवण और जल, खनिज लवण इत्यादि पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो वो कौन से होते हैं ऊतक? तो जाइलम ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम दोस्तों अब नीचे से तो जल, खनिज लवण इत्यादि पत्तियों तक पहुंचाए गए। अब पत्तियां क्या करती है? तो इन्हीं जल, खनिज लवण इत्यादि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर जो भोजन का निर्माण करती है, वह भोजन जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो है पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। तो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों ये ऊतक जाइलम द्वारा ये ऊतक जाइलम द्वारा प्राप्त खनिज, जल, लवण इत्यादि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत बने भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। यानी कि बने हुए भोज्य पदार्थ का संवहन जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ये ऊतक जाइलम द्वारा प्राप्त खनिज, लवण इत्यादि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत जो है बने भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। यानी कि जो पौधे के द्वारा जो
मतलब खाना जो बना है वो पौधे के समस्त अंगों तक पहुंचाने के कारण किससे होता है, तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा ही होता है। ये ऊतक एक नलीनुमा संरचना में पाई जाती है, यानी कि यह एक नालीनुमा संरचना में पाई जाती है। दोस्तों इसी में है कि जूट पौधे, अब जूट पौधे में जाइलम कौन और फ्लोएम कौन। दोस्तों तो जूट पौधे में जो रेशेदार भाग होते हैं, जो जिससे पटसन निकाली जाती है, वही रेशेदार भाग जो है फ्लोएम का कार्य करते हैं। जबकि पौधे से रेशे निकालने के बाद एक बीच में नलीनुमा जो संरचना होती है वही जाइलम तंतु होती है। दोस्तों ये थे ऊतक टिश्यू के पार्ट 1 यानी पादप ऊतक। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट जंतु ऊतक में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे दूर दूर तक वैसे जगह तक पहुंचाएं, वैसे लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें जीएस बिल्कुल नहीं आती हो। और दोस्तों इसे सीरियसली देखिए, क्योंकि इस लेक्चर के बाद जो है निश्चित तौर पर इसके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, और अगर इन्हें आप सिंसियरली ढंग से नहीं समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने में निश्चित तौर पर कठिनाई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।